सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन प्रशांत भूषण को कहा कि तुम बोलते क्यों हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ऐसी बातें क्यों बोलते हो। दूसरे दिन वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असहमति व्यक्त करना तो लोकतंत्र की बुनियादी बात है। वही सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, वही बेंच कहती है कि असहमति व्यक्त करना तो लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है, आप किसी को रोक कैसे सकते हो। सुन के आपको अजीब लगा, मुझे भी लगा, जरूर कुछ तर्क रहा होगा इसके पीछे। अगर कोई जज बेईमान है और अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि वो बेईमान हैं और उसके बारे में एविडेंस देता हूं, मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं कोर्ट के सम्मान को बचा रहा हूं। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखे गए एफिडेविट में क्या कहा गया है वो बात सिर्फ रख रहा हूं। प्रशांत भूषण ने कहा है, हलफनामा है, अपने सिग्नेचर लिख के कहा है, और हलफनामे लेके अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। उससे पहले आपको एक मजेदार बात बता दूं। जब प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया और ये कहा कि हाँ, मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, मैंने झूठ नहीं बोला था, ये बात 20 साल से हम लोग एक कमेटी बना के काम कर रहे हैं कि न्यायपालिका के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, न्यायपालिका में पारदर्शिता आए, और पिछले 20 साल से जो कुछ मैंने देखा है उसके आधार पे मैं ये बातें कह रहा हूं। तो ये 18 पर्चियां मैं आपके सामने दनादन पढ़ देता हूं। सुप्रीम प्रशांत जी ने इनके बारे में क्या टिप्पणी की है उसके बारे में बता सकता हूं। ये प्रशांत जी का एफिडेविट के ऊपर आधारित है। पहले जज जिनके बारे में वो टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी शुरू करते हैं सन 1990-91 से, जब से प्रशांत जी ने ये कमेटी फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बनाई थी। उसके बारे में प्रशांत जी कहते हैं, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। तो पहली पर्ची है लाल रंग वाली पर्ची। लाल रंग का मतलब जिनके बारे में प्रशांत जी कहते हैं कि ये इन्होंने किया उसे करप्शन की श्रेणी में रखा जाएगा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, आपको याद होगा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त एक कमीशन बना था। कमीशन जिसने कि वो कमीशन जिसने कि देश में बताया था, जो 1984 का नरसंहार हुआ था दिल्ली, उस नरसंहार की जांच करने वाला जो कमीशन था वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का कमीशन। फुल्का जी ने, मनोज मित्ता ने इसके बारे में किताब लिखी है, बहुत जगह टिप्पणी है, और बहुत लोगों ने बार बार कहा कि उस नरसंहार पे लीपा पोती काम करने का काम जस्टिस मिश्रा ने किया। उसमें जो उस वक्त देश के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का नाम आना चाहिए था, उनको बचाने का, उसके ऊपर चादर डालने का, उसके ऊपर लीपा पोती करने का काम जस्टिस मिश्रा ने किया। और आखिर में क्या हुआ? जस्टिस मिश्रा रिटायर हुए। रिटायर होने के कुछ साल बाद उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा की टिकट दी और वो राज्यसभा के मेंबर बने। प्रशांत जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी ये तो जज का काम है। आप इतने इंपॉर्टेंट कमीशन पे बैठते हैं जिसका असर इस देश के सबसे बड़े नरसंहार पे पड़ता है। आप एक तरफा रिपोर्ट देते हैं और आपकी रिपोर्ट से जो पार्टी बचती है वो पार्टी आपको राज्यसभा का मेंबर बना देती है। शर्म की बात है मेरे ख्याल से। पहली लाल पर्ची। गलत बोला प्रशांत जी ने। वो गाना था ना, कोई झूठ बोलिया कोई ना, आप हर चीज के बारे में पूछिए, कोई झूठ बोलिया कोई कुफर तोलिया। प्रशांत ने झूठ बोला, कुफर तोला। दूसरा मामला, कमल नारायण सिंह जी बहुत थोड़े दिन के लिए, सिर्फ 17 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये एफिडेविट कहता है कि वो 17 दिन में गुल खिला गए। जस्टिस के.एन. सिंह को उन दिनों सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जब भी उनके बारे में चर्चा होती थी, जैन शुद्ध वनस्पति वाले जस्टिस के.एन. सिंह, उनके जमानों में इस कंपनी के बारे में एक नहीं, जैन शुद्ध वनस्पति और दूसरा इसी से जुड़ी हुई एक और कंपनी थी जैन एक्सपोर्ट। इस कंपनी से रिलेटेड इतने मामले जस्टिस सिंह ने बाकी बेंचेस से ले के अपने पास लिए और उस पे इतने विचित्र जजमेंट दिए कि बाद में उनके बाद आने वाले, सौभाग्यवश उनके बाद कुछ अच्छे जज आए थे, तो उन्होंने उन सब मामलों को पलटना पड़ा। चीफ जस्टिस की दी हुई वर्डिक्ट्स को उन्हें पलटना पड़ा। इस तरह के एक तरफा मामले दिए जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में बहुत चर्चा हुई। प्रशांत जी ने उसकी एक नहीं, ए बी कितनी एनेक्स्चर्स दी है जस्टिस के.एन. सिंह के बारे में। एनेक्स्चर डी, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम,
इतने एनेक्शर्स दे के प्रशांत जी ने सबूत दिए हैं कि जस्टिस के एन मिश्रा ने इस कंपनी के बारे में जो किया उसे करप्शन कहा जाएगा। जस्टिस अहमदी ने कई ऐसे काम किए। जस्टिस अहमदी के बारे में लाल पर्ची है। जस्टिस अहमदी ने, प्रशांत भूषण जी का एफिडेविट कहता है, एक नहीं कई ऐसे काम किए जो आज भी बहुत विवादास्पद है। भोपाल गैस कांड के दौरान जिस तरह से बार बार बेंच बदली और जो लोग बच गए हत्या के मुकदमे से, उसमें जस्टिस अहमदी की भूमिका बहुत बेदाग नहीं थी। दूसरी बात, भोपाल गैस कांड के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक अस्पताल सेटअप किया गया, जिस अस्पताल को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 187 करोड़ रुपया उस अस्पताल को बनाने के लिए मिलने चाहिए। फिर जब वो अस्पताल बना तो उसका लाइफ टाइम चेयरमैन किसे बनाया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए अहमदी साहब ने अपने ऑर्डर से जिस अस्पताल को बनवाया, जैसे ही वो रिटायर हुए उस अस्पताल के लाइफ ट्रस्टी नहीं, लाइफ टाइम चेयरमैन कौन बने? जस्टिस अहमदी खुद बने। सही लगता है आपको? मामला यहीं तक नहीं था। सबसे गड़बड़ मामला है उनके घर का। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में बड़कर लेक और सूरजकुंड लेक के बड़कर और सूरजकुंड के नजदीक एक ग्रीन बेल्ट का ऑर्डर दिया गया, जिसमें था कि इसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई मकान नहीं बनना चाहिए। जब ये ऑर्डर लागू था उस वक्त जस्टिस अहमदी, मैं यहां पढ़ देता हूं, Justice Ahmadi, who was at that time the Chief Justice of the court, went on to purchase plots in this development around this time and also went on to construct one of the first houses on this, a palatial house where he has lived since his retirement, in violation of the orders of the court and the Forest Conservation Act. सुप्रीम कोर्ट ने जहां ऑर्डर किया था कि जिस जमीन पर मकान कोई नहीं बनना चाहिए, वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, आलीशान मकान बनाते हैं और उसमें रहते हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ये नहीं है तो क्या है? जस्टिस अहमदी के सारे मामले में बाद में और भी कई ऑर्डर्स आए और यहां तक कि मामले, मतलब ये भी ऑर्डर्स को बार बार बदला गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। जस्टिस ए एम अहमदी प्रशांत भूषण के इस एफिडेविट के हिसाब से रेड कार्ड। जब वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस पुंछी, तो उन्होंने एक केस डिसाइड किया भजन लाल जी के अगेंस्ट। वो केस था जो रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राम गोपाल जी ने उस समय के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के अगेंस्ट वो केस किया था। जस्टिस पुंछी ने वो केस डिसमिस कर दिया, यानी कि भजन लाल के पक्ष में फैसला किया। हो सकता है, सही बात हो सकती है, भजन लाल की पक्ष विपक्ष की बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब उन्होंने डिसाइड किया उस वक्त, उसी दिन 1 मई 1986 को जस्टिस पुंछी ने वो केस डिसाइड किया था भजन लाल के पक्ष में। ठीक उसी दिन जस्टिस पुंछी की 2 बेटियों को, श्रीमती मधु और श्रीमती प्रिया, उन दोनों को हरियाणा सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी कोटा में 2 प्लॉट अलॉट किए गए। जिस दिन जस्टिस पुंछी भजन लाल के पक्ष में ऑर्डर देते हैं, उसी दिन उनकी 2 बेटियों को चीफ मिनिस्टर के विशेष कोटा से 2 प्लॉट मिलते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो इसे करप्शन कहता हूं भाई, पता नहीं इसका और क्या नाम हो सकता है। यही नहीं, एक नहीं कई मामले उसके बताते हैं पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जब जस्टिस पुंछी थे उनके बारे में रेड कार्ड, बहुत डिटेल्ड एविडेंस है, सब कुछ देश के सामने डिस्कस हुआ था, इंपीचमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद आए जस्टिस ए एस आनंद। जस्टिस ए एस आनंद उससे पहले JNK हाई कोर्ट में रह चुके थे। उन्होंने
एक व्यक्ति के पक्ष में ऑर्डर दिए थे, कृष्ण कुमार आमला जिसका नाम है। जिस व्यक्ति के पक्ष में उन्होंने फेवरेबल ऑर्डर दिए, उसी व्यक्ति ने उनको 2 कनाल प्लॉट दिया श्रीनगर के गंदरबल में। अजीब लग रही है बात कि नहीं? मैं पढ़ देता हूं। Justice A.S. Anand, who was then the Chief Justice of the High Court of J&K, heard and passed favorable interim order in the case of Krishna Kumar Amla soon after he had accepted gratification from Shri Amla in the form of a 2-canal plot of land at Ganderbal, Srinagar. अब आप बताइए, और इस सब के प्रमाण है, कोई बात कहीं सुनी नहीं है, हर चीज के बाकायदा प्रमाण अटैच किए गए हैं इसके साथ। यही नहीं, उनके बारे में यह भी कहा गया इस पिटीशन में that Shri Anand abused his office and influence as the Chief Justice of J&K to get a government of J&K 2-canal plot of land at Gandhinagar in Jammu. वो गंदरबल था, ये गांधीनगर है जम्मू में, for a price which was a small fraction of the market price of the land। यानी कि जब वो थे तो उन्हें सरकार ने एक बहुत सस्ते के अंदर जम्मू के अंदर एक प्लॉट दिया। जस्टिस आनंद के बारे में और कई भी मामले थे, और फिर वो मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे, कुछ नहीं। जस्टिस ए.एस. आनंद अक्टूबर 98 से अक्टूबर 2001 तक इस देश के चीफ जस्टिस रहे। रेड कार्ड। जस्टिस वाई के सबरवाल ने कई ऑर्डर्स दिए, मैं यहां से पढ़ देता हूं। He passed a series of orders for seizing commercial properties in Delhi which were operating in residential areas. The immediate consequence of his order was to force shops and offices to shift to shopping malls and commercial complexes being constructed by builders and developers, which resulted in increasing their price enormously over the night. ठीक है भाई, यहां तक तो बात समझ आती है। इलीगल दुकानों को बंद किया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में जाना पड़ रहा था। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि इसमें इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के शुरू होने में, इसके प्रॉफिट में जस्टिस सबरवाल के बेटों को फायदा था, और ये बात उन्होंने कहा ये तो सही नहीं। यही नहीं, जस्टिस सबरवाल के बेटों को बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोएडा में दिए भारी कंसेशनल रेट पे, उस वक्त जबकि मुलायम सिंह और अमर सिंह की सरकार हुआ करती थी। चीफ जस्टिस के बेटों को यह दिया जाना सही है? आप सोच लीजिए। उसके बाद एक सिकंदरा रोड पे दिल्ली में प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत ज्यादा थी, और जिसे उनके बेटों ने दूसरों के साथ मिलकर शायद 122 करोड़ में खरीदा। प्रॉपर्टी के बारे में आरोप यह है कि प्रॉपर्टी जितने की थी उससे सस्ते में खरीदी गई। जस्टिस वाई के सबरवाल पे आरोप यह है कि उनके आदेशों से उनके बच्चों को, उनके बेटों को कमर्शियल फायदे हुए, उन्होंने उनके रहते हुए ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जब आए थे, हम जैसे लोगों को बहुत हमने स्वागत किया था। स्वागत इसलिए किया था कि पहला दलित जो भारत का चीफ जस्टिस बना। लेकिन बाद में जब उनके काम और उनकी डिटेल्स के बारे में पता लगा तो बहुत शर्मिंदगी हुई। ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट में प्रशांत भूषण जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं। एक नहीं, ये तो इतना लंबा मामला है, इसके पेजेस पढ़ते पढ़ते मैं खुद थक गया, और इतने एविडेंस इसके बारे में है। कुल मिला के एविडेंस ये है कि उनके जज और चीफ जस्टिस रहते हुए उनकी बेटी, उनके जमाई और भाई ने तमाम बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई। केरला के अंदर जगह जगह पे बेनामी प्रॉपर्टीज, अभी उसकी लंबी लिस्ट दी हुई है, एनेक्स्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 10, 11, 12, 13, 15, हर एक एक प्रॉपर्टी की डिटेल देके एनेक्स्चर दिया गया है कि उस वक्त जस्टिस बालाकृष्णन के रहते हुए उन्हें कितना फायदा हुआ। बेनामी प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ हिज फॉर्मर एड मिस्टर एम कन्नाबिरन, उनके एक सहयोगी थे कन्नाबिरन साहब, प्रसिद्ध कन्नाबिरन जी नहीं दूसरे किसी के नाम। उनको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कितना फायदा हुआ, और भी कई आरोप है। जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जबकि ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। और आखिर में जस्टिस एस.एच. कपाड़िया,
जो उसके बाद बने, लेकिन उस वक्त वो जज थे और उन्होंने जो किया था उससे सारा मामला शुरू हुआ था 2009 में, जब कपाड़िया साहब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे। उस वक्त उन्होंने ये जो वेदांता कंपनी है ना, वेदांता कंपनी और जिसकी सब्सिडियरी है स्टरलाइट कंपनी ने उड़ीसा के अंदर एक रिफाइनरी बनाने का प्रोजेक्ट दिया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने कहा सब कुछ गलत है, इसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद वो मामला जस्टिस कपाड़िया के सामने आया। जस्टिस कपाड़िया ने अपनी ही एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी की बात को दरकिनार कर दिया और कहा कि नहीं, देश के फायदे के लिए ऐसी का होना जरूरी है। जस्टिस कपाड़िया के सामने एक दूसरा तथ्य लाया गया कि ये जो स्टरलाइट कंपनी है, इसके ऊपर तो विदेश में बैन लगा हुआ है इसके गलत कामों की वजह से। उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, बैन है, ये बहुत गलत है ऐसा बैन होना, तो ऐसी बैन कंपनी तो बहुत गलत कंपनी है। लेकिन उसकी इंडियन सब्सिडियरी जो है उसको देने में कोई हर्ज नहीं। बहुत लंबा किस्सा है, मैं पूरा आपको पढ़ा सुना के बोर नहीं करूंगा। लेकिन जस्टिस कपाड़िया ने ऐसा अद्भुत ऑर्डर दिया जिससे स्टरलाइट कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। बाद में जब ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास गया तो फिर पता लगा कि नहीं, स्टरलाइट की बात बिल्कुल गलत थी। तो ये पूरा का पूरा जो केस था जस्टिस कपाड़िया ने एक तरफा तरीके से किया। चलिए, जजेस के जजमेंट है, इसके बारे में पक्ष विपक्ष की बात आप कर सकते हैं, आप खुश भी हो सकते हैं, आप नाराज भी हो सकते हैं, पर हर चीज को आप बेईमानी तो नहीं बता सकते ना। मान लीजिए जजमेंट गलत था, दिक्कत क्या है? पेच पता है क्या है? पेच ये है कि जस्टिस कपाड़िया के शेयर थे स्टरलाइट कंपनी में, और ये बात जस्टिस कपाड़िया ने 2 साल हियरिंग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कही। 2005 में केस की हियरिंग शुरू हुई, 2007 में जाके शायद जस्टिस कपाड़िया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा एक हियरिंग के दौरान कि वैसे मेरे इस कंपनी में शेयर है, उम्मीद है किसी को एतराज नहीं होगा। उन्होंने मेंशन किया। प्रशांत भूषण यहां पूछते हैं एतराज कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जिसके अंदर लिखा है कि हाँ, अगर आपका कोई शेयर हो तो आपको इसे घोषित कर देना चाहिए कोर्ट के अंदर, और अगर किसी को एतराज ना हो तो आप उसकी हियरिंग कर सकते हो। प्रशांत जी कहते हैं क्या मजाक है ये? पहली बात तो कि एतराज करता कौन? ये केस था किनके बारे में? ये केस था कि उड़ीसा सरकार वेदांता कंपनी को एक रिफाइनरी देना चाहती थी जो कि एनवायरनमेंट के खिलाफ थे। तो प्रोटेस्ट कौन करेगा? एनवायरनमेंट करेगा। पेड़ तो वहां पे कोर्ट में मौजूद नहीं थे जो प्रोटेस्ट करते। प्रोटेस्ट कौन करेगा? आदिवासी करेंगे, जिनके वकील संजय पारेख को उस केस के अंदर अपना बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उड़ीसा सरकार क्यों प्रोटेस्ट करेगी? भारत सरकार क्यों प्रोटेस्ट करेगी? मिनिस्ट्री क्यों प्रोटेस्ट करेगी? वो सब तो मिलकर काम कर रहे थे। तो प्रशांत भूषण कहते हैं एक तो ऐसा कोई प्रोटेस्ट करने वाला था नहीं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने आप कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहें हाँ साहब हमें आप पे शक है साहब, ये प्रशांत भूषण तो कर सकता है, बाकी लोगों की बस की बात नहीं है भाई। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चलानी है, अगले दिन फिर कोर्ट में सामने आना है। सो प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, कपाड़िया साहब की वैसी व्यक्तिगत इमेज रिश्वत लेने वाली जज की नहीं थी। तो प्रशांत स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसा कोई संदेह नहीं है कि पैसा लिया गया, लेकिन जो हुआ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये एक ब्रॉडर करप्शन की श्रेणी में आता है। करप्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने किसी से पैसे लिए, जिस चीज में आपका हित इन्वॉल्व है, आपने उस केस को सुना, उसमें उसके पक्ष में फैसला दिया, इतना अद्भुत फैसला दिया, इतना बड़ा फैसला दिया कि अपने आप में करप्शन है। ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 8 साल से पड़ा है। हाँ, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको दूंगा, इस 18 के अलावा एक 19वीं बात है, एक 19वीं पर्ची भी है, वो जज की नहीं है, एक दूसरी। ये जो केस जब शुरू हुआ सन 2009 में, तो एमएस क्यूरी थे हरीश साल्वे। एमएस क्यूरी क्या होते हैं? एमएस क्यूरी कोर्ट के अंदर कहा जाता है न्याय मित्र, यानी कि कोर्ट को कई बार जरूरत होती है किसी वकील की जो कि किसी पक्ष के पक्ष में नहीं बोलेगा, जिससे कहा जाता है कि तुम वकील हो लेकिन इस मामले में तुम पंच परमेश्वर बन के कोर्ट को सही सलाह दो, तुम कोर्ट के मित्र होने के नाते हमें सही सही बात बताओ, तुम किसी के पक्ष में नहीं हो। तो बाकी सब वकील हैं, तुम प्रोफेशनली भले ही वकील होगे, लेकिन इस मामले में तुम वकील की हैसियत से नहीं,
इस मामले में तुम कोर्ट के दोस्त की हैसियत से हमें सच बताओ, तुम हमारे लिए रिसर्च करो, हमारी मदद करो। यह मामला प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला उस एमिस क्यूरी की तरफ से दायर किया गया था। वो कौन थे? वो थे जाने माने वकील हरीश साल्वे। और प्रशांत भूषण अपने पहले एफिडेविट में, ये जो बिल्कुल पहला एफिडेविट आया था, उसमें हरीश साल्वे जी के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हुजूर, जिन्हें आपने न्याय मित्र बनाया है, और ये मामला तब जस्टिस कपाड़िया से शुरू हुआ था। और याद है, उस वक्त जस्टिस कपाड़िया स्टरलाइट कंपनी के बारे में कह रहे थे, जो कि वेदांता का हिस्सा है। प्रशांत जी इस एफिडेविट में कहते हैं कि हुजूर, आपके जो एमिस क्यूरी साहब है ना, हरीश साल्वे जी, ये तो वेदांता कंपनी के रिटेनर हैं। रिटेनर मतलब वो वकील जो कि नियमित रूप से पैसा लेता है, कोई केस हो ना हो, मैं रिटेनर हूं, यानी कि मैं आपकी कंपनी के साथ हूं, जब भी आपका मुकदमा आएगा मैं हैंडल करूंगा। ये कैसे न्याय मित्र हो गए? यही नहीं, वो कहते हैं कि हरीश साल्वे पहली बार ये काम नहीं कर रहे, 2 बार पहले भी कर चुके हैं, कि जिस केस में एमिस क्यूरी बने, उसी केस में किसी एक पार्टी से पैसा ले रहे थे। प्रशांत भूषण नगेयात ये भी बता देते हैं कि हरीश साल्वे जी एक और काम भी कर चुके हैं, कि पहले किसी एक पक्ष की ब्रीफ ली, फिर उसका पैसा वापस करके ऑपोजिट पार्टी की ब्रीफ ले ली, जो कि न्याय के अंदर, जजों और वकीलों के मामले के अंदर बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, जिसके खिलाफ फिर मुकदमे भी हुए, जिसके बारे में टिप्पणियां भी की गई। तो ये 19वीं पर्ची उनके बारे में थी। ये वो आरोप है जहां एक एक आरोप के पीछे लंबी फहरिस्त है, दस्तावेज है, और जिसमें आरोप लगाने वाला स्वयं दस्तखत करके हलफनामा देके कहने को तैयार है, हाँ मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। सिर्फ वही नहीं, माननीय शांति भूषण जी ने भी इस बारे में एक एफिडेविट दाखिल किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने जो कुछ कहा, शांति भूषण जी ने एक क्लोज्ड एनवेलप में, बंद सील लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट को नाम दिए, कहा कि मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से जज बेईमान थे, मैं सार्वजनिक नाम नहीं करूंगा, ये मैं बता रहा हूं, आप इस पे विचार कर लीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर इस केस में प्रशांत भूषण को सजा होती है तो आप मुझे भी सजा दीजिए। जब परसों इसकी सुनवाई हुई तो जस्टिस मिश्रा ने कहा, नहीं 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 शांति भूषण जी, यू आर टू सीनियर, आप बहुत सीनियर हैं, आप इस मामले में न पढ़िए। अरे सीनियर है तभी तो पढ़ना चाहिए उन्हें इस मामले में। शांति भूषण केवल प्रशांत भूषण के पिता की हैसियत से नहीं आ रहे, यहां पे देश का फॉर्मर लॉ मिनिस्टर बोल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरे लीगल जगत में अपनी ईमानदारी के लिए ख्याति है, वो बोल रहा है, जो देश के लिए चिंतित है, वो आदमी बोल रहा है कि इस पे कुछ होना चाहिए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता? क्यों नहीं उनके सील्ड एनवेलप को खोला जाता? क्यों नहीं उस पर चर्चा होती? तो मैं आपके सामने सिर्फ एक बात अब रखना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको जो कुछ चीज पेश की, ये मेरे अपने विचार नहीं है, मेरी अपनी रिसर्च नहीं है। मैं इस पे कहूं कि मुझे पक्का पता है कि ये सही है, सब लोग बेईमान थे, बात गलत होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये गंभीर आरोप है, इस पे बात होनी चाहिए, ये चीजें देश के सामने आनी चाहिए। नहीं तो पिछले कई साल से मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए कि पता है, जब प्रशांत भूषण ने एफिडेविट फाइल कर दिया ना, सबके नाम लेके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा दिया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मामला ही बंद कर दिया। छोड़ो, ये बात सामने आएगी, बहुत ज्यादा फजीयत होगी। तो मैं तो स्वागत करता हूं इस बात का कि चलिए 8 साल बाद सही ये केस खुला, तो बस इतना अनुरोध है, अब इसकी पूरी जांच, अब ये चीजें सामने आए और एक एक मामले पर पूरी हियरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चीफ जस्टिस लोग हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक आरोप और एक एक डॉक्यूमेंट की तफसील से जांच हो, पूरे देश के सामने चर्चा हो, सच्चाई सामने आए। अगर प्रशांत भूषण झूठ बोलते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, ये जानते हुए कि मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन बदनाम कर दूं, इस नियत से झूठ बोलते हैं, जरूर सजा दीजिए। मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कहूं कि मेरे मित्र को सजा न दी जाए, नहीं दीजिए, बिल्कुल नहीं दीजिए आप सजा, लेकिन उससे पहले साबित कीजिए कि जो वो कह रहे हैं वो झूठ। कोर्ट की अवमानना सच से नहीं हो सकती सर। अगर कोई जज बेईमान है
और अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि वो बेईमान हैं और उसके बारे में एविडेंस देता हूं, मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं कोर्ट के सम्मान को बचा रहा हूं, मैं उस संस्था को बचा रहा हूं, उस संस्था में आस्था व्यक्त कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि फला व्यक्ति इस कोर्ट का सीजेआई बनने के काबिल नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में आस्था जता रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये इतने सुंदर मंदिर में ऐसे व्यक्ति का क्या काम। जब मैं किसी पुजारी पंडित के ऊपर उंगली उठाता हूं, किसी मौलवी पे उंगली उठाता हूं, कहता हूं कि इस मंदिर या मस्जिद में बैठने के काबिल नहीं है, तो मैं मंदिर या मस्जिद की अवमानना नहीं कर रहा, मैं तो उसमें आस्था दिखा रहा हूं, उसमें अपना विश्वास दिखा रहा हूं और कह रहा हूं कि ये व्यक्ति उसके काबिल नहीं। ये काम प्रशांत भूषण कर रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है, अगर आदरणीय जस्टिस बोबडे चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो और पूरे देश को दिखे कि न्याय हो रहा है, आप ऐसी बेंच बनाइए जिसके बारे में किसी के मन में संदेह ना हो, झूठा भी संदेह ना हो। मान लीजिए प्रशांत भूषण के संदेह झूठे हैं, मान लीजिए प्रशांत भूषण के मन में यूं ही डर बैठ गया जस्टिस अरुण मिश्रा को देख के, आप इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं बोबडे साहब? आप कहिए ना, अरे तेरे मन में डर भी है, छोड़ो, मैं एक ऐसी बेंच बनाता हूं जिसके बारे में देश में कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। वैसी बेंच बनाइए, एक एक चीज पे चर्चा कीजिए, एक एक दस्तावेज को सामने लाइए, सारी बातों को देश के सामने लाइए। झूठ निकले, झूठ बोलने वालों को सजा दीजिए, सच निकले तो देश से माफी कम से कम किसी संस्था को कभी तो मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि गलत हुआ, और फिर आप नियम बनाइए कि आगे से ऐसे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में न बैठ सके।